नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हमारे साथ जेडीयू के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता जी हां नीरज कुमार सिंह जुड़े हैं और नीरज जी को टीवी9 प्लेटफॉर्म पर हम स्वागत करना चाहेंगे। इनके बड़े परिचय हैं, रोज प्लेटफॉर्म पर दिखते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आज हम उनसे रेलेवेंट सवाल करना चाहेंगे कि आखिरकार एनडीए में कई तरह की बातें जो चल रही हैं और खासतौर पर जेडीयू में जो बातें चल रही हैं उसकी हकीकत क्या है। तो आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं नीरज जी। धन्यवाद धन्यवाद। आज जो एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि सारे लोग जिनके नाम काटे गए हैं उनका नाम आप पेस्ट करिए, बताइए लोगों को। आप इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीएलओ द्वारा किया गया, जो चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही नहीं ठहराया है? क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसको जीत के तरह देख रही हैं। आज खुद अगर आप आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों की जीत है ये। देखिए, अब माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता है। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट में एक संवैधानिक संस्था है, उसमें सुनवाई चल रही है। योगेंद्र यादव जी जैसा इंटरवेनर नहीं बनेगी। मौका गोल्डन चांस था इनके लिए, ये भी अपीयर होते वहां। लेकिन मेरा सवाल यह है कि भाई एसआईआर सही है या गलत, पहला तो ये स्पष्ट करिए। और एसआईआर के तहत अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, ड्राफ्ट पब्लिकेशन में जो विसंगति है उसके निवारण का समय है। तो सवाल है कि इसके लिए राजनीतिक दल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था उसमें तो नाकाम रहे। मैं इंक्लूडिंग जनता दल यू बोल रहा हूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए पंकज जी इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है कि 100% बूथ पर हम बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाए। यह है राजनीति के बाजार का नतीजा, एकदम साफ। क्योंकि मैं साफ गोई से इन बातों को समझ रखना चाहता हूं। दूसरा कि आपने यह कहा कि मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं हूं, ये चुनाव आयोग का दायित्व है, उन सवालों का जवाब देगा। लेकिन आपने यह कह दिया कि घुसपैठिए की खबर प्लांट की गई मीडिया में, तो सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं, इसका तो कोई जिक्र नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में तो कहीं इसकी चर्चा नहीं हुई। आपने यह कह दिया कि चुनाव आयोग का रवैया सहयोगात्मक नहीं रहा। यदि तेजस्वी जी का मैं दावा बता रहा हूं। तो आयोग ने सभी राजनीतिक दलों की बैठक की, जिला स्तर पर ड्राफ्ट पब्लिकेशन दिया। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद आप राजनीतिक बयान दे रहे हैं, उस पर जो आपत्ति व्यक्त करना चाहिए वो तो आपत्ति व्यक्त करने नहीं रहे। और ये अंतिम फैसला नहीं है, एसआईआर पर कोई रोक नहीं लगा दिया गया है। और जो कहा गया है कि भाई डबल ईपिक नंबर, चाहे जिन लोगों का नाम कटा है उन लोगों की सूची सार्वजनिक करिए। इसमें क्या परेशानी है? अब बूथ लेवल ऑफिसर ने क्या किया नहीं किया ये तो उनका मामला है, ये मेरा मामला नहीं है। तो चुनाव आयोग इस पर बताएगा। जी हां, चुनाव आयोग बताएगा, वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो विपक्ष नैरेटिव गढ़ रहा था कि 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, अब चुनाव आयोग कह रहा है कि अपने वेबसाइट पर डालिए जिनका नाम आपने काटा है। और खास तौर पर आधार को लेकर के जो कंट्रोवर्सी था कि आधार कार्ड आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता, तो इसमें भी कहा गया है कि आधार कार्ड को आप मानिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी इसको कैसे देखती है? देखिए, हमारी पार्टी ने साफ साफ कहा है शुरू दिन से कि हम चुनाव आयोग के प्रवक्ता नहीं, और किसी भी मतदाता को वोट के अधिकार से वंचित करने का किसी को अधिकार नहीं है। और किसी को अधिकार नहीं है तो हमने यह स्पष्ट रूप से कहा कि भाई राज्य के अंदर जो बिहार में ही एसआईआर की शुरुआत हुई, इसके पहले भी एसआईआर हुआ है। लेकिन जो वोट काटे गए, क्या दुष्प्रचार किया गया कि दलितों का और मुसलमानों का वोट काट दिया गया। अब मैं आपके सामने डेटा रख रहा हूं, जो डेटा ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आया है कि नाम काटने को लेकर के दलितों के बारे में जो सच्चाई है कि दलितों की आबादी है 5.13%। जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, शेखपुरा
शेखपुरा तो 5.13% है, और दलित की आबादी कितना है वहां? 20.6%। यही कटा है 5.13। वही नालंदा में 5.98 है, जिस आबादी है 21.12, जो मैंने देखा है। मैंने सब 20% से कम कटने का दर जो है 4 जिलों के अंदर में है, शेखपुरा, अरवल, नालंदा, कैमूर, जहां दलितों की बड़ी आबादी। अब मुसलमान के बारे में कहा गया, या देख लीजिए, किशनगंज में 68% मुसलमान है, और नाम कितना कटा है? 11.82%। और शेखपुरा में दलित आबादी है 20.6%, और वोट कितना कटा है? 5.13। किशनगंज, पूर्णिया, गोपालगंज, इस सारे जगहों पर आप देखिएगा कि यही अद्यतन स्थिति है। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि आप देखिएगा 2020 के चुनाव के आंकड़े, ये कहते हैं कि एनडीए का ये मशीनरी हो गया। तो किशनगंज सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा सीट हम जीते थे, और किशनगंज में और सीमांचल के इलाके में वोट कटने का परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग है। और वही मगध का क्षेत्र है जहां महागठबंधन की बड़ी जीत हुई थी, वहां 6 पॉइंट कुछ है। तो आपने कैसे कह दिया कि एनडीए का एजेंसी है ये? और आपको याद होगा पंकज जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में टीएन सेशन लड़े थे, लड़े थे ना चुनाव अडवाणी जी के जी, खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आरोप हम लगा दें, ये आरोप हम लगा दें कि भाई टीएन सेशन का आपने इस्तेमाल किया था। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या ये लोग कहना चाहते हैं। अरे लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन हुई थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब देश के राष्ट्रपति थे, रात के अंधेरे में उनसे सिग्नेचर करवा करके आपने प्रेसिडेंट रूल कायम किया था लालूवाद की विचारधारा में। हम यह कहना चाहते हैं, और ये बार बार कहा जाएगा कि माइग्रेंट कौन है? माइग्रेंट के बारे में कहा जाएगा कि सबसे ज्यादा पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित है। जाति सर्वे का रिपोर्ट है, इसका क्रेडिट तेजस्वी यादव लेते हैं। इनका दंश कितना झेला है लोग बिहार में, वो आंकड़ा बताता है, पेज नंबर 192 है संभवतः। सामान्य वर्ग का लोग सबसे ज्यादा है माइग्रेंट में। अब माइग्रेंट में 5.68% है, पिछड़ा वर्ग 3.30 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 3.30 है, अनुसूचित जाति 2.50 है, अनुसूचित जनजाति 2.84 है। यही माइग्रेंट की आबादी है। माइग्रेशन की जो बात बार बार बोलते हैं, जाति सर्वे का क्रेडिट ले रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा अपर कास्ट के लोग बाहर गया, अपर कास्ट के लोग गए। तो आप कैसे कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा का हक मारी हो रहा है? तो नहीं, पर आप देखिए कि आने वाले समय में राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं। 17 तारीख से उनकी यात्रा शुरू होने जा रही है, और आप पे वोट चोर का आरोप लग रहा है कि वोट चोरी कर रही है एनडीए। और खास तौर पर वोट चोर कहना, सवाल यह है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग को ब्लैक पेंट किया गया और आपके खिलाफ सड़कों पर उतरा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें जबरदस्त भूमिका सरकारी मशीनरी की भी है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास भारी पड़ रहा है इन पर। चूंकि राजेश राम जी के गांव का भी विकास हम ही किए, तेजस्वी यादव के गांव का विकास हम ही किए, और जो सम्राट चौधरी जी के गांव का विकास हम ही किए हैं, दिलीप जायसवाल जी के गांव का भी विकास हम ही किए हैं, और नीरज कुमार के गांव का भी विकास नीतीश कुमार जी किए हैं। तो विपक्ष ने क्या किया है? आपके पास मुद्दा क्या है? अब हम 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, और उसके बाद जो बिजली का बिल देना पड़ेगा उस पर सब्सिडी भी देंगे। हमको जानकारी मिली कि पड़ोस विभिन्न राज्यों में अगर 200 से ज्यादा 1 यूनिट भी आपने बिजली जला दिया तो आपको पूरा पैसा लग जाएगा। कभी क्या बोलेंगे? सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक समय में डायरेक्ट ट्रांसफर उसके बैंक में हो रहा है, और जो समाज के विभिन्न तबके के लोग, चाहे वह समाज का दलित हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य वर्ग हो, भाई 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं पंकज जी, देश में उदाहरण है, प्रति महीना 5 रुपया में पॉलिटेक्निक चरवाहा विद्यालय का फीस 4.5 रुपया। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जाना चाहिए रोहतास, लेकिन रोहतास के बारे में याद करिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वहां गए थे और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष को इस कारण से हटा दिया गया कि भीड़ ही नहीं जुटा। रोहतास किस लिए जा रहे हैं?
रोहतास जा रहे हैं कि वो सुरक्षित सीट है, एक मैसेज देने का। क्या करें, वोट चोरी, डबल ईपिक नंबर कोई रखता है तो ये सही है। तेजस्वी यादव और तरुण यादव निकनेम है। मेरे पास कहिएगा तुम खाता खसरा नंबर दे देंगे, दो नाम से जमीन है, एक ही पिता है लालू यादव। ये सही है कि ये गलत है? और पिछला हलफनामा निकाल के देख लीजिए, तेजस्वी बड़े हो गए, तेज प्रताप छोटे हो गए चुनाव आयोग के हलफनामा में। अब भाई ये अगर इसी को तो ठीक करना है, मृत व्यक्ति का नाम हटाना है। पर ये वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अचेत हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब बेचारे हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब रूल करने की स्थिति में नहीं है, वो चापलूसों से घिर गए हैं। और इस तरह का आरोप लगा करके बिहार में पूरा घूमा जा रहा, बार बार कहा जा रहा है मुझे इन पर दया आती है। सवाल यह है कि इतने मजबूत नेतृत्व को अचेत बताने के पीछे आप क्या मंशा देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का कोई विकल्प नहीं है, और नीतीश कुमार जी साइलेंट ऐसा ऑपरेशन करते हैं ना। नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो रोज प्रतिदिन परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी बीमार हैं तो 11 मास्टर स्ट्रोक अभी उन्होंने योजनाओं के चलाया, जिससे विपक्ष राजनीतिक रूप से घायल हो गया। तो अगर नीतीश जी बीमार हैं, बिहार नहीं चला पा रहे हैं, तो लालू यादव विपक्ष की पार्टी कैसे चला रहे हैं? तो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, और लालू जी को किडनी ट्रांसप्लांट हो गया तो इन्फेक्शन का खतरा है, तो लालू जी यह काम कैसे कर रहे हैं? मैंने लालू जी पार्टी चला सकते हैं, और नीतीश कुमार जी इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो नीतीश कुमार जी नहीं चला सकते हैं। अब कौन समझाए इन लोगों को? क्योंकि समझाने में भी परेशानी है कि समझते कम है। अब राहुल गांधी जी जहां से यात्रा शुरू करेंगे वहां भी नीतीश कुमार जी इनको मिलेंगे। जहां से ये यात्रा शुरू करने वाले हैं, जैसे मां तारा चंडी का, मैं जहां तक जान पा रहा हूं कि मां तारा चंडी के मंदिर से ये शुरू करेंगे। तो मां तारा चंडी का जरा विकास किसने किया है? तेजस्वी यादव ने विकास किया, कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, किसने विकास किया? अब देखिए, तारा चंडी गुप्ता धाम संबंधी वन पथ की मरम्मती हमने 289 करोड़ से कराया, 289 करोड़ रुपया से। अब ये उदाहरण है कि नहीं, सो बताइए। गुरुद्वारा में वहां काम किया, टकसाल साहब का गुरुद्वारा है, तो जाइए दर्शन करने। शेर शाह का मजार का दर्शन करने जाइए, नीतीश कुमार जी ने उसका भी विकास किया है। इसलिए इस ढंग की बातें बोल करके केवल ऐसा नहीं कि इस बार भी जिलाध्यक्ष को हटा दीजिए, सर्किट हाउस में नहीं रुकिएगा। सर्किट हाउस में रुकिएगा तो हम सवाल पूछेंगे आपसे कि नीतीश कुमार का बिजली तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कैसे रुक रहे हैं? और यह भी आप जानिए कि कांग्रेस के नेताओं, बिहार कांग्रेस के नेता पर भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने बाहर के नेताओं को इंचार्ज बना दिया पूरी यात्रा। एक भी बिहारी इस लायक नहीं था कांग्रेस में जिसको कांग्रेस में प्रभारी बना कर करके इस यात्रा की जिम्मेवारी दी जाती। अब किसके साथ घूमिएगा? 420 के आरोपी के साथ, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी के साथ, जिसका तेजस्वी यादव और तरुण यादव के नाम से संपत्ति है उसके साथ, जो तेज प्रताप यादव से बड़े हो गए उनके साथ। तो ये तो राजनीति में ऐसी धारा विकसित की जा रही है। नहीं, पर आपको नहीं लगता आरजेडी लंबे समय से अब महाजंगल राज की बात करने लगी है? जो आपका सबसे बड़ा नैरेटिव था सुशासन का, जंगल राज का, और वो अब आरजेडी आपसे छीनने लगी है, अब वो महाजंगल राज का आरोप लगाती है। क्या आरजेडी को कामयाब होते देख रहे हैं आप इसमें? अब बताइए, 120 गो पुलिसकर्मी है लालू जी के परिवार में। अब फिर लिया है क्या चीज, तो Z+ की क्या चीज तो हुआ है। 160 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के परिवार में है, 59 पुलिसकर्मी तेजस्वी यादव के सुरक्षा में है। अभी कौन कौन तो कैटेगरी वो लिख के दिए कि कैटेगरी मेरा डेवलप किया जाए। आप बिहार पुलिस पर सवाल खड़ा करें, तब तो रात में आप भी पूछ लीजिए अपने रिपोर्टर से कि रात में तब कोई नहीं निकलता होगा बिहार में। अपराध केवल बिहार में होता है कि 10 दिन में हम समझिए, मैंने कोई एक भी अपराधी बचा नहीं है। ये ट्वीट करते ही अखबार के कतरन पर घटना की जानकारी नहीं लेते हैं। ये इनको कोई मोह ममता नहीं रहता, जान जाइए। मैं अब चूंकि समय कम है नहीं तो उदाहरण देके हम आपको बता देते। भाई महाजंगल राज है बिहार में।
बिहार की बेटी पुलिस बल में ज्यादा हो गई तो महाजंगल राज हो गया। थारू जनजाति की बेटी स्वाभिमान बटालियन चला रही है, हर जिले में एसटी थाना बना दिया तो जंगल नहीं, राज हो गया। पर तो कोई गुस्सा नहीं है। प्रशांत किशोर बीजेपी के एक नेता के बाद दूसरे के बाद तीसरे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो आप बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं, फिर उनके साथ कैसे गठबंधन में है? दिलीप जायसवाल, आप देख लीजिए जीवेश मिश्रा, उसके बाद फिर इधर नाम आया मंगल पांडे, और साथ ही साथ पीके कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2013 के बाद रास्ता खो चुके हैं, वो अब रूल करने लायक रह नहीं गए, इसलिए उनको हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रशांत किशोर जी रूल करने लायक है ना, तो मैं दस्तावेज सार्वजनिक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। 14 तेलंगाना की कंपनियां हैं जिससे उन्होंने चंदा लिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और उदाहरण के तौर पर हम आपको केवल बता देते हैं, राम सेतु, देखिए कितना बड़ा ये लोग आर्थिक रूप से हेरा फेरी करने वाला है, अब प्रवचन दे रहे हैं। राम सेतु हर्षऊ भी लिखाएगा, दीर्घऊ भी लिखाएगा, राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और दीर्घऊ भी लिखा हुआ राम सेतु इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और दोनों का कंपनी का CIN नंबर 1। जरा हम जानना चाहते हैं, 1 लाख जिसका पेडअप कैपिटल होगा वो 10 करोड़ चंदा दे देगा? ऐसा सुना है कहीं? पेडअप कैपिटल, ये है 14 कंपनी का नाम। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि नेताजी ये कंपनी किसकी है, क्यों आपको फंडिंग कर रहा है तेलंगाना की कंपनी, यह बताइए। और बहुत ज्यादा उदाहरण देने की जरूरत नहीं पार्टी के बारे में। इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद कुमार मिश्रा जी, कभी देखे हुए उनको? कभी पहचाने? मीडिया में कभी आए? नहीं, अब तो उदय सिंह आते हैं, अब तो उदय सिंह आते हैं। तो उदय सिंह के आने का कारण भी बता देते हैं। जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, और अनुभव कुमार, उदय सिंह और शरद कुमार मिश्रा इसके वित्तीय प्रबंधन में ये लोग हैं। और यही चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो पैसा ट्रांसफर करता है जन सुराज को। और जन सुराज एक ऐसी पार्टी है देश में, आप भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं, सुने कि कोई पार्टी फेलोशिप चलाता है? ये फेलोशिप चलाते हैं। अब समझ लीजिए कि क्या क्या ही करते हैं। मैं उदाहरण की, NGO के रूप में काम कर रहा है यह संस्था, और उस संस्था में अगर कोई भी बिलिंग होता है तो 2 बिल देना पड़ता है, एक जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के नाम से दीजिए, एक जन सुराज के नाम से। अगर कोई भी मान लीजिए कुर्सी खरीद लगवाए, माइक लगवाए, कुछ लगवाए, इस पर ही चुप्पी मारे हुए हैं, बोलिए नहीं रहे हैं कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन और इनके बीच क्या रिश्ता है। सारी कंपनियां तेलंगाना और हैदराबाद में रजिस्टर्ड है, दूसरा जगह का नहीं है रजिस्ट्रेशन। तो हम तो जानना चाहते हैं भाई, अब बताइए ना, स्काइपर स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की पूंजी 1 लाख है और 10 करोड़ चंदा दे दिया, 10 करोड़। तो भाई इतना हमको तो ज्ञान नहीं है। कुल 14 कंपनियों से मिला चंदा 48 करोड़ 75 लाख, 6 कंपनियों की कुल पूंजी है 6 करोड़ 62 लाख। इनको चंदा ही 6 कंपनी दे दिया 34 करोड़ 50 लाख। आई पार्टी में कौन पद पर है? पार्टी रजिस्टर्ड इनकी कब हुई और इन्हें लॉन्च कब किया इन्होंने? इसलिए आरोप लगाने का सबको अधिकार है, लेकिन आप राष्ट्रपिता का नाम लेते हैं, साध्य और साधन दोनों ईमानदार होना चाहिए। जरा हम पर लीगल नोटिस भेज तो दे, हिम्मत नहीं है। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं, मैं तो 4-5 महीना पहले मैंने खुलासा किया, लेकिन चूंकि मैं खुलासा किया तो नेता के नजर में नहीं जाता है, मीडिया के नजर में तो जाता है, लेकिन नेताजी के नजर में नहीं जाता है। तो हम तो भाई इस मामले, नीतीश कुमार जी इस मामले में उदाहरण है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार जी पर आप देख लीजिए, उनका CMO पर उनका डिटेल निकाल के देख लीजिएगा, तो अंगूठी भी जो पहने हुए उसका भी दाम लिखा हुआ रहता है। नहीं, हम सहमत हैं आपसे, लेकिन सवाल है कि आपकी गठबंधन की जो पार्टी है, दिलीप जायसवाल लंबे समय से चुप हैं, बीजेपी डिफेंसिव दिखाई पड़ती है, नीरज कुमार आक्रामक दिखाई पड़ते हैं, उनकी बातों का जवाब जनसुराज नहीं दे पाती है। लेकिन जनसुराज जब बीजेपी पे अटैक करती है तो बीजेपी के नेता चुप्पी साधे रहते हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, इस संबंध में
हमको जहां तक स्मरण है, हमको नहीं अपडेट जानकारी है, शिवेश मिश्रा का जहां तक हमको याद है कि लीगल नोटिस या कुछ भेजने की बात उन्होंने कही थी, भेजा कि नहीं भेजा आई डोंट नो, हम नहीं जानते हैं। मंगल पांडे ने बयान दिया, हम पर आरोप लगेगा पंकज जी तो हम जवाब देंगे ना, हम तो जेडीयू का स्पोक्स पर्सन है। हमारी सरकार के कार्य प्रणाली पर अगर विभागीय भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो मजबूती के साथ हम अपना पक्ष रखेंगे, कोई परहेज नहीं करते हैं हम लोग, इस सब मामले में कोई समझौता नहीं। और बाकी किसका लेन देन वित्तीय क्या ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ, ये तो प्रशांत किशोर जी भर से ज्यादा है, ये लोग अपना बताएंगे। ठीक है, 5 मिनट और लेंगे। 2-3 सवाल मेरा आपके साथ, मैं जानता हूं आप बहुत व्यस्त हैं, पर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। अक्सर कहा जाता है कि क्षेत्रीय दल जो है परिवारवाद से ही चलता है, नीतीश कुमार के बाद कौन, एक लीडरशिप वैक्यूम है। क्या जेडीयू इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है? देखिए, जेडीयू के नेतृत्व स्तर पर क्या हो रहा मैं नहीं जानता, लेकिन वर्कर की मनोदशा यह है कि आफ्टर नीतीश कुमार जी क्या होगा। और हमारे यहाँ हमारे पार्टी के जो मूल धारा के वर्कर है, जो समाजवादी आंदोलन में जिन्होंने नीतीश कुमार जी के विचार को अपनाया, नीतीश कुमार जी का विचार का अपनाने का मतलब है कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाती हाथ, जोगर थूका अपना चलो हमारे साथ। ये बड़ी जमात पार्टी की है, उसकी इच्छा है कि निशांत राजनीति में आए, और निशांत ने 4 बयान दिया तो विपक्ष को अशांत कर दिया है। यह सही है, लेकिन उसने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, वो आएगा नहीं आएंगे क्या करेंगे, लेकिन ये सब अधर में लटका हुआ है। लेकिन इच्छा कार्यकर्ताओं की है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। तो क्या आपने कभी अपने शीर्ष नेतृत्व से यह बात उठाई कि जमीनी कार्यकर्ता निशांत को पॉलिटिक्स में देखना चाहता है? बिल्कुल, सब जगह अभी निशांत संवाद हुआ है, अति पिछड़ा और महादलित समुदाय का मेरा वर्कर पटना में किया, जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया, और हम चूंकि फोन उठाते हैं और लोगों से बात करते हैं, सबकी इच्छा यही है। और इसलिए है निशांत कुमार के बारे में, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है, उसने जो बयान दिया कि मेरी माँ ने मुझे संस्कार दिया, अब मेरे पिता के काम से हमको गौरव है, और उसकी शालीनता। और दूसरी तरफ विरोधी तेजस्वी यादव है, कहते हैं कि माँ बाप गलती की है तो माफ कर दीजिएगा हमको। ये तुलना करने लगता है सेंसिटिव वर्कर, तो कहता अगर ये तो निशांत में भारी संभावना है, वो टटोलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी नेतृत्व को भी सारे बात की जानकारी, ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है। तो निशांत की जो भूमिका क्या होगी ये तो निशांत को ही तय करना है। ठीक है, एनडीए में सीटों को लेकर के खींचतान है, आप बड़े भाई की भूमिका में होंगे या किस तरीके से सीट का बंटवारा होगा? देखिए, गठबंधन में कोई बड़ा भाई छोटा भाई नहीं होता है, और इस भूमिका में पंकज जी हम अपना समय भी बर्बाद नहीं करते, मेरी कोई भूमिका नहीं रहती है इन सीटों के बंटवारे में। लेकिन इतना तय है कि घटक दल ने यह जरूर संकल्प लिया है खुले मैदान में कि 25 से 30 फिर से नीति, ये नारा क्लियर है। अब गठबंधन को तो है, तो आपस में सीटों का बंटवारा हो जाएगा, पार्लियामेंट में हुआ स्मूथली हो जाएगा, हमको नहीं लगता कोई विवाद होगा। बस सीट का बंटवारा हो जाएगा। एक सवाल और है कि आपके पार्टी में इन दिनों काफी ज्यादा ये इनडिसिप्लिन देखा जा रहा है, गोपाल मंडल, अजय मंडल, क्या ये नेतृत्व कमजोर होने की पहचान है? कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो चिंता जरूर होती है, जो आपको भी चिंता है, कि नीतीश कुमार जी की पार्टी में फ्रीलांसर अगर बढ़ जाए, अभी इस पार्टी में रहिए, टिकट परिवार को दिलवा दीजिए लोजपा से, कांग्रेस से, आरजेडी से, ये सब चिंता होगा नहीं पार्टी को। पार्टी में वर्कर में तो बहुत ही सवाल पर बहुत ही दृढ़ मत रहता है कि भाई हमारी पार्टी का है, वो नीतीश कुमार जी के प्रति समर्पण रहेगा और हमारी अगली पीढ़ी का समर्पण बदल जाएगा। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है, और मैं खुले तौर पर इस बात को बोलता हूँ। मैं पार्टी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, तब आपको बोल रहा हूँ कि शरीर यहाँ, आत्मा कहीं और, ये नहीं चलना है। पार्टी का नेतृत्व भी इसको गंभीरता से ले रहा है, और पार्टी का वर्कर तो बहुत ही मजबूती के साथ इस सवाल पर खड़ा है। चलिए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में चुनाव है, और चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया, इसलिए नीरज कुमार जी, TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये नीरज कुमार जी, प्रधान प्रवक्ता
हमारे साथ थे और साथ ही आपको बता दें कि इन्होंने एसआईआर से लेकर के जेडीयू में अनुशासनहीनता तक के मुद्दे पर और फ्यूचर लीडरशिप किसके हाथ में होगा उसकी ओर भी इन्होंने इशारा किया कि निशांत को जमीनी कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन निशांत ने अभी तय नहीं किया है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जेडीयू निशांत को आने वाले समय में नेतृत्व प्रदान करने जा रहा है, क्योंकि अगर जमीनी कार्यकर्ता इस तरह की इच्छा रखता है तो निशांत निश्चित तौर पर नेतृत्व संभाल सकते हैं, क्योंकि उनके पिछले दिनों के बयान भी काफी चर्चित रहे हैं। टीवी 9 के इस खास एपिसोड में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए टीवी 9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।